इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं, नाम है उनका श्यामलाल यादव। उनकी एक किताब आई है, किताब अंग्रेजी में है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नाम है इसका एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। श्यामलाल यादव ने इस पूरी किताब में एक छोटे से किस्से का जिक्र किया है और इसमें यह है कि कैसे साल 2017 में जब 300 प्लस सीटें बीजेपी जीतती है उत्तर प्रदेश में, तमाम नाम चल रहे थे। उन नामों में मनोज सिन्हा का नाम था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम था, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी तक का नाम आ रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस किस्से में श्यामलाल यादव लिखते हैं कैसे एक शाम जो है देर रात अमित शाह फ़ोन करते हैं योगी आदित्यनाथ को, उनसे कहते हैं आपको दिल्ली आना है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं है, ना ही कोई ट्रेन है। अमित शाह कहते हैं मैं सुबह आपको फ़्लाइट भेज दूंगा वहाँ पर, आप आ जाइएगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुँचते हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस वक्त नहीं मिलवाया जाता है, उनको ले जाया जाता है पीयूष गोयल के पास। फिर वहाँ बातचीत होती है और उनसे कहा जाता है आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। ये तो है पूरा किस्सा साल 2017 का। इस पूरे लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पूरे क्षत्रियों की पूरी पंचायत चल रही थी, अलग अलग हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, तो ठाकुरों के निशाने पर अगर कोई इकलौता आदमी था, मतलब नेता था, तो वो थे अमित शाह। उस वक्त तो अमित शाह ने जिस तरह से श्यामलाल यादव ने अपनी इस पूरे किस्से में जिक्र किया है कैसे वो उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अभी जितनी भी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से या जो भी अधिकारी, जो नेता, जो भी विधायक हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन को दोष दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए अप्रत्याशित हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो सारा दोष जो है योगी आदित्यनाथ के सर इसको फोड़ा जा रहा है। वो जो संबंध थे अमित शाह के योगी आदित्यनाथ के, क्या आज भी वो संबंध उस तरह हैं? अच्छे संबंध मौजूद हैं? हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक संपादक हमारे संस्थान के मनोज वर्मा जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि 2017 में जिस तरह से श्यामलाल यादव ने इस किस्से का जिक्र किया है, आपको लगता है कि आज भी वही संबंध बने हुए हैं? बल्कि आप देखिए तो ज़्यादातर लोगों के निशाने पर अमित शाह रहते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, इन सब का अगर कोई दोष, वैसे खुलेआम तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो लोग बोलते हैं अमित शाह को दोषी ठहराते हैं। आपको लगता है अभी भी संबंध दोनों लोगों के अच्छे हैं? देखिए, दो चीज़ें कि राजनीति में ना तो कोई आपका स्थायी मित्र होता है, ना स्थायी शत्रु होता है। समय के साथ रिश्ते बदलते जाते हैं। जिस किस्से का जिक्र श्यामलाल यादव आपने बताया किताब में किया, ये ऐसा किस्सा नहीं जो किसी को पता ना हो। जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तब ये किस्सा सबको पता था। मनोज सिन्हा का सबको पता था कि किस प्रकार वो दिल्ली के लिए निकले थे, फिर वो मंदिर में पूजन करने चले जाते, फिर वहीं उनको एक संदेश मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी इसलिए थी क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है जो भी पार्टी का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार होता है। अतीत में से तमाम सारे किस्से हमने देखे हैं, मध्य प्रदेश में भी देखे हैं, तमाम सारे राज्यों में। लेकिन संघ परिवार जो चाहता था, क्योंकि जो जीत मिली थी वो हिंदुत्व के कारण मिली थी और बीजेपी अपने उस एजेंडे को आगे ले जाना चाहती थी, वो एक मैसेज देना चाह रही थी बहुसंख्यक लोगों में कि एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजनीति के में बनाया जाए जो कि राजनीतिक विषाद पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जिनको अमित शाह बहुत मुश्किल एक छतरी के नीचे लाए थे। तो एक संदेश ये दिया जाए कि ये कुर्मी नहीं है, ये पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, भगवाधारी, ये हिंदू आदमी है, कट्टरवादी हिंदू है जो मुख्यमंत्री बनेगा। संघ का प्रेशर था, चूंकि कई बार होता है कि एक बड़े मैसेंजर हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के, तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बात करें। तो ज़्यादातर समय हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे अमित शाह, तब उनको लेकर लोगों ने कहा था, एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब उन्होंने पहली बैठक ली थी तो उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से ये नहीं पूछा कि कौन जिताएगा, तो उन्होंने सबने कहा ये सीट, तो उन्होंने कहा नहीं सीट नहीं, आप मुझे बूथ बताइए। तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार इतना बड़ा नेता है जिसको राजनीति का चाणक्य कहते हैं, वो बूथ की बात कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए प्रयोग ये सफल रहा कि अगर आपने बूथ जिता दिया तो आपका सांसद तो वैसे ही जीत जाएगा, विधायक तो वैसे ही जीत जाएगा। तो ये पहली एंट्री थी अमित शाह की, जिसके वजह से कई सारे लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। लेकिन 17 की जीत, फिर 19 की बड़ी जीत और उसके पहले 14 के लोकसभा में किसी ने उत्तर प्रदेश में सोचा नहीं था कि 70 प्लस सीटें बीजेपी वहां जीतेगी। 19 में आप देखिए बसपा सपा का गठबंधन और इतनी बड़ी जीत कि बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ, 64 सीटें फिर भी जीती थी। तो
जिन रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, चूंकि बीजेपी को सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश में थी, वो भी तब जब राम मंदिर बन गया था। कहा जा रहा था कि संघ परिवार चाहता था कि मंदिर का लोकार्पण लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि पहले हो जाए, तो 22 जनवरी का दिन चुना गया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भगवा लहर उठेगी, पूरे देश में उठेगी, और इसीलिए उसी आत्मविश्वास में उन्होंने 400 प्लस का नारा दिया। लेकिन जो पीडीए का फार्मूला था और जिन ठाकुरों की आपने नाराजगी समझी, तो आप ये देखिए कि आप जब जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को चुनाव लड़ाते हैं, एंड टाइम पे फिर धनंजय से आपको बात करना पड़ती है, फिर एक बयान आ जाता है जिसके बाद आपको राजा भैया से गुजरात में या दक्षिण भारत के राज्यों में बात करते हैं, लेकिन वो जब लौटते हैं, लेकिन वो फिर अखिलेश का समर्थन कर देते हैं। और ये पूरी कहानी शुरू होती पुरुषोत्तम रिपाला, जो कि केंद्रीय मंत्री गुजरात से आते थे उस वक्त, जिन्होंने एक टिप्पणी की थी क्षत्रियों को लेकर। लेकिन बीजेपी को लगा कि पुरुषोत्तम रिपाला की टिप्पणी का असर केवल गुजरात में होगा और वहाँ मैनेज कर लेंगे। हुआ भी, आप देखिए 25 में से 24 सीटें जीती, लेकिन वो नाराजगी इस कदर थी। और दूसरी एक बड़ी नाराजगी ठाकुरों की थी, वो जनरल वीके सिंह, जो कि गाजियाबाद से जिनका टिकट काटा गया था। केंद्रीय मंत्री थे, अच्छा परफॉर्म किया था, उनके ऊपर कोई दाग नहीं था, थल सेना अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये जो एक मैसेज गया, और उसके बाद एक मैसेज जो ये गया और जिसको केजरीवाल ने भी हवा दी, जो लोग बहुत लोग उसको हल्के में ले रहे थे मई में, कि इनको हटाया जाएगा, ये वोट अमित शाह के लिए मांगे जा रहे हैं और चुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। तो ठाकुरों में एक मैसेज ये गया कि ये एक एक करके, पहले पुरुषोत्तम रूपाला को वो टिकट नहीं काटते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उस पर कोई बीजेपी ध्यान नहीं देती है। फिर वो योगी जो अपने 15-20 टिकट बताते हैं कि इन लोगों को टिकट दे दिया जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनती है। जिस फैजाबाद, जिसको अयोध्या नाम बार बार कह रहे हैं, असल में तो फैजाबाद सीट है, उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ एक यादव उम्मीदवार की सिफारिश करते हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं नहीं, जो उनका लल्लू राम है वो चुनाव लड़ेंगे, जिनके खिलाफ अयोध्या में नाराजगी रहती है। और कहा जाता है कि वो तो हनुमानगढ़ी भी नहीं गए थे दर्शन करने। तो ऐसे सारे जो परिस्थितियां एक के बाद एक गुजरती जाती है, जिसका कारण ये होता है कि ठाकुरों के एक बड़े वर्ग में मैसेज जाता है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा इस चुनाव के बाद। योगी आदित्यनाथ का अपना एक कोर वोट है। जैसे हम बीजेपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, कि आप विधानसभा के नतीजे देखिए और लोकसभा के। 2018 में इसी मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार जाती है, लेकिन 2019 में कुछ महीने बाद जो चुनाव होता है, 5 महीने बाद, उसमें बीजेपी 28 सीटें जीत लेती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखिए, बीजेपी की सरकार चली जाती है, राजस्थान में सरकार चली जाती है 18 में, लेकिन बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 सीट जीत लेती है और छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीट जीत लेती है। तो एक ऐसा 10 से 12% वोट है जो मोदी के नाम पर पड़ता है, वो पार्टी के नाम पर नहीं पड़ता। ऐसे ही 5-7-10% वोट योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने लगा है, जो उनका हार्ड हिंदुत्व वाला वोटर है, जो कि हिंदू वाहिनी है। तो उन सब में एक मैसेज गया कि ये एक प्रयोगशाला जो गुजरात को समझ रखा था बीजेपी ने, या नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, या वो कर्नाटक भी देखा था उसने, अभी हमने हरियाणा में भी देखा था कि लोकसभा चुनाव के पहले किस प्रकार से खट्टर को हटा दिया जाता है, येदुरप्पा को हटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते बीजेपी 20 साल बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करती है कि जब उमा भारती के नेतृत्व में 173 सीट जीती थी 2003 में, और 2023 में बीजेपी 163 सीट जीती है, लेकिन एक पर्ची से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है। तो ये सारे एक मैसेज ये कन्वे हो रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ के साथ ये होने वाला है। तो जो हार्डकोर वोटर है बीजेपी का वो, और जो अमित योगी, जो योगी का अपना एक वोट बैंक है वो, और जो एक ठाकुर वोट बैंक है वो जो छिटका, उसके कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब चूंकि जब 3 जीत का क्रेडिट अमित शाह और मोदी ने लिया है, कि 14 का लोकसभा क्रेडिट अमित शाह मोदी ने लिया, 17 का विधानसभा क्रेडिट उनके खाते में गया, 19 के लोकसभा का क्रेडिट उनके खाते में गया, लेकिन 22 की जीत का क्रेडिट योगी को नहीं दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री थे 5 साल। तो ये सारी चीजें थी, तो लोगों के मन में एक मैसेज गया। तो अब जो बाकी नेता हैं उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक नेता 7 साल हो गए, बीजेपी को इतनी बड़ी हार गई। दिल्ली में चिंता ये है क्योंकि 30 से 32 सीटें दूसरे दलों के भरोसे आप सबके सब आंख दिखाएंगे, बार बार लोग कह रहे हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी। तो बीजेपी के अंदर के जो खेमे थे, जो योगी से नाराज थे, वो सबको सिर उठाने का मौका मिल गया। उन सबको कोई ना कोई हवा देता जा रहा। आप देखिए स्मृति ईरानी, भले वो चुनाव हार गई, लेकिन खबरें आई थी कि बीच चुनाव में उनका योगी से टकराव हुआ था। एक यूट्यूब पे वो खबर भी आई थी जिसके खिलाफ मुकदमेबाजी हुई थी।
केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से चाह रहे थे, लेकिन वो अभी पिछला चुनाव सिराथू से हार गए थे। ऐसे तमाम सारे जो नेता थे, आप देखिए जितने बड़े नेता थे, चाहे वो सुभाष बाबू वाले राजभर हों, चाहे वो दारा सिंह हो, चाहे वो मौर्य हों, वो सब के सब जब पिछली बार भी जब मंत्रिमंडल छोड़ के गए थे, सबने योगी पर आरोप लगाया था। लेकिन चूंकि योगी ने चुनाव जिता दिया था विधानसभा का, तो सारी बातें ढक गई थी। अब लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसको लेके जो सिर्फ फुटबॉल मच रही, तो सबको लग रहा है कि हमारी संभावना बन सकती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में स्थितियां बन रही है। लेकिन जो बीजेपी का नेतृत्व वो इतना समझदार है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को वापस, जो बार बार कह रहे हैं संगठन में जाना, अगर संगठन इतना पावरफुल है तो 7 साल से केशव प्रसाद मौर्य सरकार का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? जब सरकार बनी 2022 में, तब उनको कह देना था कि मैं संगठन में ही काम करूंगा, लेकिन वो सरकार का हिस्सा बने। 2022 में चुनाव हारने के बाद भी वो सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं। तो अगर संगठन इतना प्यारा था तो संगठन में चले जाना था उनको। तो अब ऐसे में बीजेपी अगर आज की तारीख में नेतृत्व परिवर्तन करती है, तो मुझे लगता है ये आत्मघाती कदम होगा। उसका सबसे बड़ा कारण और भी है, क्योंकि आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी आप लगातार बदलते जा रहे हैं। तो अगर हार है तो भूपेंद्र चौधरी उसका जिम्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? जेपी नड्डा क्यों नहीं लेते हैं जेपी नड्डा जिम्मेदारी? क्योंकि अगर जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं और हिमाचल में बीजेपी विधानसभा का चुनाव हार जाती है और कहा जाता है कि वहाँ टिकटों में जेपी नड्डा की मनमर्जी चली थी, तो इस हार का जिम्मेदारी भी तो किसी को लेना होगी। राजस्थान में हार क्यों हुई? अगर आप उत्तर प्रदेश को निशाने पे ले रहे हैं कि आपकी 30 सीटें कम हुई है, तो राजस्थान में आपकी 11 सीटें कम हुई 25 में से। अगर उसको प्रतिशत में आप निकालेंगे तो लगभग उतनी बैठेगी जितनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। अगर आप पश्चिम बंगाल में आपकी सीटें कम हुई है, महाराष्ट्र में आपकी सीटें 9 रह गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो जब आप देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप मनोहर लाल खट्टर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जब भजन लाल शर्मा और उनकी टीम से सवाल राजस्थान में नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर निशाने पर योगी आदित्यनाथ ही क्यों? ये ऐसा सवाल है जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली जाते हैं तो जेपी नड्डा उनसे मिलते हैं, बस ना अमित शाह उनसे मिलते हैं, ना नरेंद्र मोदी मिलते हैं। अब अगर वो जो बार बार कह रहे हैं संगठन मजबूत है, निश्चित तौर पर बीजेपी में संगठन ही मजबूत है। अतीत में कई सारे उदाहरण हैं जो संगठन के खिलाफ गए, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो। आज की तारीख में अगर आप केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे तो एक और मोर्चा आप खोल देंगे, एक पावर सेंटर और बन जाएगा, तो जिससे जो कामकाज है उसमें दिक्कत आएगी। और आप देखिए योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जो अब आदेश नए आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बेग भी हो रहा है जो उनकी छवि के खिलाफ है। आप देखिए जो कुरिल नदी और जो में जो बांध को लेकर था, तो वो सारी चीजों से पीछे भी हटे हैं। मैं ये कह रहा था, ये जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है और आम लोगों में एक धारणा बन रही है और उनके निशाने पर अगर कोई नेता है तो अमित शाह है, क्या आपको लगता है कि जो भी इधर कन्फ्यूजन चल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर, आपसी जो तकरार बढ़ रही है, यहाँ तक कि अभी जो ये कांवड़ यात्रा वाला जो उनका निर्णय आया है, इससे जो गठबंधन के उनके साथी हैं वो लोग भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, इन सब के पीछे आपको लगता है क्या अमित शाह हैं? तब जब 17 में वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसके बाद इस लोकसभा चुनाव से पहले आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर, वो नेता जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किया था, उन्होंने कहा था कि इनको तो मैं गोरखपुर भिजवा दूंगा, इनसे सारंगी बजवाऊंगा, ऐसे आपको देने वालों मतलब को दोबारा पार्टी में लेकर आते हैं। आपको लगता है कि इन सब के पीछे अगर कोई एक शख्स था तो वो अमित शाह थे? मुझे आपको लगता है कि इन्हीं सब निर्णयों की वजह से इन दोनों लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं देखिए जो उत्तर प्रदेश की तासीर आप भी समझते हैं, क्योंकि अमित शाह ने जो प्रयोग किया उनको लगा 2014 में जो प्रयोग सफल रहा, जो 17 में रहा, जो 22 में रहा, 19 में रहा, वो 24 में भी रहेगा। लेकिन उनको ये देखना था कि इन पूरे 10 साल के दौरान जो घटनाएं बदली हैं, विधानसभा के 7 साल, लोकसभा के 10 साल के टेन्योर में, कि अखिलेश को बहुत हल्के में लिया गया, उनके पीडीएफ फार्मूले की हंसी उड़ाई गई। तो आप देखिए कि जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश ने उन सारे जातियों के नेताओं को उतारा। अगर राजभर इतने सक्षम थे तो उनका बेटा चुनाव हार गया, क्योंकि उसकी जो बातचीत की भाषा थी। अनुप्रिया पटेल देखिए कि आखिरी तक पीछे चली, वो बा मुश्किल चुनाव वो जीत पाई है। बिल्कुल। और जो उनका बयान था ठाकुरों को भी उसको लेकर भी भारी पड़ गया। तो ये सारी वो चीजें थी। तो अमित शाह मुझे लगता है वो समझे नहीं कि हर बार आप मोदी के नाम पर वोट नहीं ले सकते। खुद मोदी कह रहे थे
कि आप लोगों के बीच जाइए, लोगों से कनेक्टिंग रखिए। तो मोदी के नाम पर वोट लेने के भरोसे में ये हुआ कि सांसद जो लोकप्रिय नहीं बचे थे क्षेत्रों में, जिनका पब्लिक से जुड़ाव नहीं बचा था, क्षेत्र में उनका भारी विरोध था, उसके बाद भी उस अनुपात में टिकट नहीं काटे गए, बार बार उन्हीं लोगों को रिपीट किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी का कोर वोटर है उसमें एक नाराजगी गई कि आप दूसरी दलों से जो नेता आ रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, और फिर वो वापस आता है तो आप उसको अपने कंधे पर बिठा लेते हो। तो उस कार्यकर्ता ने एक सबक सिखाने का सोचा कि ठीक है, अब आपने ये कर लिया तो हम ये करके दिखाते हैं आपको। तो ये जो नाराजगी है, ये जो है मुझे लगता है बीजेपी को भारी पड़ी। दूसरा 400 का जो नैरेटिव था, तो जो विपक्ष है उसने एक सेट कर दिया कि आपको संविधान बदलना है। लल्लू राम जैसे तमाम सारे नेता आप देखिए, दक्षिण के कई सारे नेताओं ने कहा हम तो संविधान बदल देंगे। तो मैसेज ये दिया गया संविधान बदल देंगे मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे। और अतीत में जो पिछले बिहार चुनाव के पहले जो डॉक्टर मोहन भागवत का बयान था 15 में, तो ये सारी चीजें मिलकर बीजेपी उसका काट नहीं छोड़ पाई। दूसरा, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के बारे में बीजेपी को सोचना होगा, तो जो उसका हार्ड कोर वोटर है और जो उसका कार्यकर्ता है, उसके मन में भी एक नैरेटिव आ रहा है कि ये जब आपको वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, लेकिन वो संघ से भी ज्यादा कट्टर भाषा बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, लेकिन वो दो टुक कहते हैं कि मैं मुस्लिमों से वोट मांगने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वोट नहीं देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप एक तरफ राम मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप मोदी मेरा भाईजान चला रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन था कि आप चाह क्या रहे हैं। आप देखिए चौथे चरण में जाके हिंदुत्व के मुद्दे की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके पहले वही सबका साथ सबके विकास की बात चल रही थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अब हम ये चुनाव हार सकते हैं या उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना गोल सेट चेंज किया। आप देखिए कि उसी राजस्थान में जब कन्हैया लाल का कत्ल होता है तो आप बीजेपी देखिए सरकार बना लेती विधानसभा के, और कुछ महीने बाद आप लोकसभा का रिजल्ट देख लिए। कई सारे वहाँ टिकट जो जिनके काटने तो उत्तर प्रदेश में काटे नहीं, लेकिन राजस्थान में जो चुनाव जीत सकते थे, राहुल कस्वा जैसे जिनके दादा सांसद रहे, जिनके पिता सांसद रहे, वो खुद सांसद थे, आप उनका टिकट काट देते तो वो कांग्रेस से जाते हैं और आसपास की 3 सीट आपको हरा देते हैं। तो ये सारी आप वसुंधरा के साथ जो करते हो तो एक जो गलत मैसेज जाता है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान का नाम चौथी लिस्ट में आता है। लोकसभा में भी उनको पता नहीं होता है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। वो पब्लिक से पूछते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो लोगों के बीच जा रहा है कि आप बड़े नेताओं को खत्म करते जा रहे हैं क्षेत्रों को। आप छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री होते हैं, आप उनको घर बिठा देते हैं। उनका जो बेटा है अभिषेक सिंह राजनांदगांव से सांसद रहता, आप उसका टिकट काट के घर बिठा देते हैं। लेकिन आप इस विधानसभा चुनाव में आप उनको लोकसभा अध्यक्ष आपको बनाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के तमाम सारे दिग्गज जिनको आप पहले दिल्ली इसलिए भेजते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के सामने संकट पैदा ना करें, लेकिन आप फिर विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव लड़वाने ले आते हैं। फिर आप प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री उनको ले आते हैं। फिर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनको फिर मध्य प्रदेश ले आते हैं, विधानसभा का उनको चुनाव लड़वाते हैं। तो एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं वो गड़बड़ा गया। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने असली संकट यही है कि वो किस पर हाथ उनको रखना चाहिए। या तो वो योगी के साथ जाएं कि ठीक है, क्योंकि योगी के पास अभी उम्र है, वो वोट दिलाने वाला नेता। अगर देश में लोकप्रियता में आप देखेंगे तो अमित शाह और मोदी के बाद नंबर 3, या मैं कहूँ कि मोदी के बाद नंबर 2 पे योगी का नंबर है कि सब दूर उनकी डिमांड है। हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी उनकी डिमांड है, मध्य प्रदेश में भी उनकी डिमांड है, दक्षिण भारत में उनकी डिमांड है, उत्तर में है, पूरब में, पश्चिम में है। तो वो इकलौते ऐसे नेता है। तो अगर आप ऐसे नेता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, एक मैसेज जो जा रहा है, आप कर रहे नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन जो मैसेज जा रहा है वो ठीक नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये स्थितियाँ बन रही है। आप देखिए, आप जब दिल्ली बुला लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य को, वो वापस लौट के कितने संगठन की बात कर रहे सरकार से बड़ा, जबकि अगर उनको कड़ी नसीहत मिलती तो वो चुपचाप उनको हो जाना था। आप देखिए इसके बाद वो प्रयागराज जाते हैं, कैबिनेट की बैठकों में नहीं रहते हैं, योगी पहुंचने वाले रहते हैं उसके 40 मिनट पहले निकल जाते हैं। तो आप या तो प्रॉपर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, या आप भी चाह रहे हैं कि एक भ्रम की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी रहे। यही जो आप कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी रहे, क्या इन सब के पीछे अमित शाह हो सकते हैं? तब जब आम लोगों में जो धारणा बनी हुई है मोदी के बाद कौन, तो एक ही नाम आता है योगी। आपको भी लगता है कि ऐसा है कि इन सब के पीछे अमित शाह का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर सीधे तौर पर तो कोई भी आदमी, क्योंकि बीजेपी को जो लोग समझते हैं वो संगठन के खिलाफ उनका कोई नेता नहीं जाता। और जिन अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, तो अगर इस 2024 के बाद हम देखें 29 तक तो मोदी हैं, 5 साल में संघ
किस ओर जाता है, बाकी चीज़ें क्या बदलती है। और 5 साल बाद अगर आप सोचते हैं कि 2 साल बाद जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा 27 में, और अगर आपने ऐसी उठापटक की और वो अगर राज्य आपके हाथ से चला गया, तो आपको लगता है कि 29 में फिर आप उत्तर प्रदेश में 60-70 सीटें जीत सकते हैं? शायद नहीं। तो मुझे लगता है कि अमित शाह या मोदी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन संगठन के लेवल पे जेपी नड्डा को जो कसावट लानी थी, या जो संगठन महामंत्री उनके BL संतोष, कि जब आप बैठ के ले लेते हैं तो फिर एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, जो होता नजर नहीं आ रहा है। कई सारे राज्यों में हमने देखा इस प्रकार की उठापटक। विधानसभा चुनाव पहले आप देखिए राजस्थान में हुआ था, लेकिन वसुंधरा फिर मंच पर नजर आती है, लेकिन आप विधानसभा में उनको, लोकसभा में ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो आप देखिए कि उनका अपना बेटा दुष्यंत झालावाड़ सीट से 5.5 लाख वोट से जीतता है, और जो आपके सबसे भरोसेमंद है लोकसभा अध्यक्ष, वो बहुत मुश्किल 40,000 वोट से जीत पाते हैं कोटा सीट से। ऐसे तमाम, उस पूरे राज्य में इकलौता दुष्यंत है जो 5वीं बार का सांसद है। तो अगर आप पहली बार के सांसद को मंत्री बना सकते हैं केंद्र में, या जो सांसद नहीं है निर्मला सीतारमण या तमाम सारे, उनको आप बना सकते हैं जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, तो दुष्यंत को भी बना सकते थे। तो ये सारी वो चीजें हैं। और उसके पिछले चुनाव में भी राजस्थान में हार का कारण यही था कि जो आनंद पाल का एक एनकाउंटर हुआ था वसुंधरा के मुख्यमंत्री काल में, जिसका ठाकुर उनके खिलाफ हो गए थे, नतीजा बीजेपी की सरकार वहां चली गई थी। तो बीजेपी को ये सोचना होगा कि सारा जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसमें ब्राह्मण भी एक बड़ा फैक्टर है। कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी है, मध्य प्रदेश में भी, तमाम सारे राज्यों में है। दूसरी एक बात थी कि अमित शाह को जब ठाकुरों की नाराजगी थी तब उनको योगी को आगे करना था, योगी पे जिम्मेदारी दे देना थी कि आप जानिए, आपका काम जाने। क्योंकि योगी भले वो संत हैं, लेकिन आरोप उन पर भी लगते रहे कि वो ठाकुरवादी हैं, कि बहुत सारे जिलों उत्तर प्रदेश में आप देख लिए कि डीएम ठाकुर हैं, जिलों के कप्तान हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी वो ठाकुर हैं। ये आरोप उन पर भी लगता रहा है, तो ये जिम्मा उन पर सौंप देना था। तो जो ठाकुर वोटर है उसके मन में मैसेज जाता कि नहीं, हमारे लीडर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो वो मन मार के सहित वो जाता बीजेपी के साथ या योगी के साथ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक किस्सा अभी एक पत्रकार हैं, मैं देख रहा था, मतलब उनको सुन रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कैसे साल 2022 के विधानसभा चुनाव में संदीप सिंह, जो कल्याण सिंह जी के जो पोते हैं, उनका विधानसभा चुनाव था, सभा करने वो गए हुए, राजवीर के बेटे। हाँ, राजवीर के बेटे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, वो मीटिंग थी, कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग थी, सामने बुजुर्ग लोग काफ़ी बैठे हुए थे। तो अमित शाह से किसी ने कान में कहा, कुछ लोग, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो लोग बताए भाई क्या परेशानी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि संदीप किसी की सुनते नहीं हैं, हम लोगों को तो अब बताइए, इनके दादा से हम लोग काम करते थे, मतलब उनके साथ में काम करते थे। उन्होंने संदीप को बुलाया और उन सबके सामने कहा कि आप इन लोगों से माफ़ी मांगिए। 22 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, 24 में ऐसा कुछ दिखा नहीं अमित शाह जी की तरफ से। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो बनारस की उनकी सभा थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। निश्चित तौर पर आप देखिए कि उत्तर जो पूरा चुनाव बनारस देख लीजिए आप कि प्रधानमंत्री की लीड कितनी रह गई है, 1.5 लाख। वो भी तब जब सबसे आखिरी चरण में चुनाव था। हाँ, वो कांग्रेस उम्मीदवार ने उस तरह से प्रचार प्रसार भी नहीं किया था। तमाम सारे बड़े दिग्गज बीजेपी के वहाँ पहुंचे थे। इस पल्स को ऐसा नहीं कि अमित शाह नहीं समझ रहे थे, मोदी नहीं समझ रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नतीजे और ख़राब हो सकते थे या और अच्छे हो सकते थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही जो आप कह रहे हैं बार बार कि जो एक भ्रम की स्थिति, उसको दूर करने का प्रयास नहीं हो रहा है। आप याद करिए पिछले विधानसभा चुनाव 2022 का जब आ रहा था योगी को हटा दिया जाएगा, एक तस्वीर आती है एक ट्वीट में कि मोदी कंधे बात रखें योगी के, और 1-2 लाइन का मैसेज होता है, उससे पूरा चुनाव पलट जाता है। हालांकि बीजेपी की सीटें कम होती हैं, लेकिन अच्छे कंफर्टेबल बहुमत बीजेपी को मिल जाता है। वो भी तब जब बड़े बड़े नेता उस समय जो मैंने जिक्र किया था, मौर्य है या राजभर है या दारा सिंह, ये सब छोड़ के जा चुके होते छोटी छोटी जातियों के। दूसरी एक बात है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो हमेशा से मेहनत कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि जो बनारस में उसने देखा बाकी जगह भी कि गुजरात का एक आदमी आएगा, वो कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा है, वो हवा में उसने निर्देश दिए, 4 लाइन की एक चिट्ठी भेज दी कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। जमीन पर वो काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि लोकल कार्यकर्ता, लोकल नेता से तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। अभी राजस्थान की एक रिपोर्ट में देख रहा था कि बीजेपी को वहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा बूथ ऐसे हैं जहाँ एक भी वोट नहीं मिला उनको। तो जो बीजेपी कहती हम सारे बूथ पर हैं, जिसका नारा था एक बूथ 10 यूथ, जिसने त्रिदेव, पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रमुख बनाए थे, यानी एक बूथ पे 10 लोग थे। तो इसका मतलब है कि आपका जो बूथ प्रभारी है उसने ही आपको वोट नहीं दिया है।
तो इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है बीजेपी को ऐसा भी चिंतन करना चाहिए कि अगर उसका कार्यकर्ता क्यों नहीं निकला या क्या कारण, तो उसकी नाराजगी की वजह क्या थी। कि अगर आप वो देख रहा है कि कांग्रेस से जतिन प्रसाद आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बन जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कृपा शंकर सिंह का, जो पूरी जिंदगी अपनी राजनीति महाराष्ट्र में करते हैं, बम्बई में पूरी नेतागिरी करते हैं, अचानक से वो जौनपुर में आते हैं, आप उनको टिकट देते हो, वो हार जाते हैं। तो ये जो आयातित नेता हैं बीजेपी में, जो जिनको लाया जा रहा है, जिनके लिए मोहन भागवत ने भी कहा है, जिसके लिए पार्टी के अंदर से तमाम सारे आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बाद अगर वो आप देख रहे हो कि अगर 40% वोटर जो नेता है, हाँ आप पश्चिम बंगाल में प्रयोग कर सकते हो, आपकी जड़ें कमज़ोर है, आप केरल में करिए, आप तमिलनाडु में करिए, लेकिन जहाँ पर आप मजबूत हैं, पिछले 3-4 चुनाव आप जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार, 3 चुनाव तो 4 चुनाव, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि किसी एक ऐसे नेता को लाएं, वो फिर जिनको योगी, जिनको आपने कहा जा रहा है कि दिल्ली से उनको उतना फ्री एंड नहीं जितना उनको मिलना चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल में नहीं चाहिए, तो पहले एक बीओकेट के बारे में कहा जाता, ओपी शर्मा के बारे में कि उनको मंत्री बनाया जाए, इसको लेके खिटपिट की खबरें आती हैं। फिर जो आपने जिक्र किया राजभर का, आप देखिए कितने समय बाद उनको मंत्री बनाया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप ये समझ नहीं रहे हो कि जो आपका लोकल लीडर है, जो 30 साल से वहाँ राजनीति में है, जो पार्टी को जिंदा रखे हैं, पार्टी के अच्छे दौर में बुरे दौर में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पूरी परंपरा लेकर चल रहे हैं, वो महंत अवैधनाथ से लेके और पीछे तक महंत दिग्विजय सिंह तक। अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे, वही जो भविष्य का लीडर है, जिसके बारे में संघ परिवार में बहुसंख्यक लोगों की राय है, आम जो बीजेपी का कोर हिंदू वोटर है उसकी राय है, या जो उसका कार्यकर्ता है कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, अगर नाम लिया जाता है 2-3 ही नाम आते हैं कि अमित शाह या योगी। तो अगर हम उनके साथ ऐसा हश्र करेंगे तो फिर उसका मैसेज गलत जा रहा है। और जो मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूँ कि जो भ्रम पार्टी दूर नहीं कर रही है कि क्यों नहीं इन तमाम सारे नेताओं के मुंह बंद कराए जा रहे हैं, क्यों नहीं उनको निर्देश दिया जा रहा है कि इस संबंध में आपको एक शब्द नहीं बोलना है। और ऐसी स्थिति में जब 10 उपचुनाव है, तो क्या दिल्ली के कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि उस उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़े, ताकि एक माहौल बन जाए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनको बदलने के लिए। योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप देखिए हर सीट पर उन्होंने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है उपचुनाव को लेकर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब तक पार्टी एक कड़ा मैसेज नहीं देगी, तब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा। तो ये बीजेपी के लिए घातक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो क्या है कि संत आदमी, मान लीजिए अभी 55 साल की उम्र है, तो ऐसा नहीं वो 5 साल 10 साल इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन ये 10 साल 5 साल के अंदर जो कार्यकर्ताओं का भरोसा आप खोओगे, या जो कोर वोटर आपसे छिटकेगा, जो हिंदू के बैनर तले आ रहा है, लेकिन अगर वो जाति में चला गया, वो कुर्मी होकर वोट करने लगा, राजपूत होकर करने लगा, या वो राजभर होकर करने लगा, तो वो बीजेपी के लिए संकट का समय रहेगा। तो इस बातचीत में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है और साथ में हमारे मनोज वर्मा जी हैं, जो मेरे संस्थान के राजनीतिक संपादक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।